Good morning, everyone. We had completed some systems in this chapter, life processes. और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट करवा दिया था. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिया था. फिजियोलॉजी विद डबल सर्कुलेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया था. बस इतना सा है, जनरल आइडिया होता है एक्चुअली 10th के अंदर कि हमें सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. अब एक चीज और उसके अंदर रह रही है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को हम जिसमें डिनोट करते हैं, ठीक है, वो है 80, 120. सिस्टोल और डायस्टोल के फॉर्म में. सिस्टोल, दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर, दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर. तो ये सिस्टोल और डायस्टोल के फॉर्म में इसको हमारे ब्लड प्रेशर को जो है वो डिनोट किया जाता है. उसके बाद हम इसको ये बता सकते हैं कि किसमें हम इसको मेजर करते हैं. तो प्रेशर हमेशा mm of Hg के अंदर मेजर किया जाता है. ये एक लास्ट चीज इसके अंदर रह गई थी. इक्विपमेंट कौन सा है? तो स्फैग्नो मैनोमीटर, जो आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के पास मैनुअली जो पंप करते हैं, यहाँ पे एक वो बांधा जाता है जिससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो वो स्पैग्नो मैनोमीटर होता है. उसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर जो है वो काउंट करते हैं. इस तरीके का इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है ना. इसके अंदर वो मरकरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिनोट होता है, और यहाँ से वो रबर ट्यूब निकली हुई रहती है. ये जो बेल्ट होता है ये हम हमारे हैंड में बांधते हैं. दूसरी रबर ट्यूब आपने देखा होगा, एयर प्रेशर, वो प्लास्टिक का एक नॉब होता है जिसके अंदर वॉल के थ्रू हम एयर प्रेशर जो है वो फिक्स करते हैं. तो ये स्फैग्नो मैनोमीटर होता है. बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना. अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं. इट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, जस्ट अ मिनट. देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो है रेस्पिरेशन वो किस तरीके से होता है. तो अगर मैं बात करूं पहले प्रिमिटिव स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की या यूनिसेलुलर, तो इसके अंदर हम यही लिखते हैं प्रिमिटिव्स की, है ना. जिसके अंदर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ अमीबा की. अमीबा की, तो सपोज करते हैं कि ये अमीबा है, ये उसकी जनरल बॉडी सरफेस है. तो ये रेस्पिरेशन किस तरीके से करेगा? तो इसका रेस्पिरेशन एक्सचेंज जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है ना. तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया. तो जहां तक हम एस्कीहेलमिंथीज की बात कर ले, प्रोटोजोआ से लेके एस्कीहेलमिंथीज की, तो वो एक्चुअली जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा. उसके बाद उनके अंदर जो है कुछ ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे एनेलिड्स है, तो उनमें भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है. जो उनका सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे डोंट हैव स्पेसिफिक ऑर्गन. फिर बात आती है आर्थ्रोपोड्स की, तो उनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है. फिर मॉलस्का के अंदर थोड़ा और डेवलपमेंट है, इकाइनोडर्मेटा. तो इस तरीके से बॉडी मोस्टली हम जो नॉन कॉर्डेट्स देखेंगे उनके अंदर, सबके अंदर आपको लगभग बॉडी सरफेस के थ्रू ही मिलेगा. जैसे जैसे हम कॉर्डेट्स की तरफ देखेंगे
तो आप देखोगे कि पाइसेस हो गए, गिल्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर, एम्फीबिया हो गए, तो नोस्ट्रिल्स भी होते हैं, स्किन के थ्रू भी हो रहा है उनके अंदर, बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो रहा है, और उनके अंदर लंग्स भी डेवलप हो गए। पाइसेस के अंदर लंग्स डेवलप हो गए थे, बट वो गिल्स के थ्रू जो है उनका जो ऑक्सीजन का इनटेक है, जो वाटर सॉल्युबल है, वो उसके थ्रू होती है। फिर उन्होंने बारलैंड पे आना शुरू किया, तो लंग्स को और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ा, तो स्किन भी चला साथ में और लंग्स वाला भी चला, इसलिए नोस्ट्रिल्स और स्किन, बक्कल कैविटी जिस तरीके से हमारे अंदर होता है सेम वैसा उनके अंदर। फिर आगे आपके ये रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स के अंदर देखो जो ये स्किन वाला है, जो ये जनरल बॉडी सरफेस वाला है, रिड्यूस हो गया। बहुत कम ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर ये बॉडी सरफेस के थ्रू प्रेजेंट हो, जैसे एक्वेटिक हो गई, या समवेयर जब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं जैसे स्नेक वगैरह, तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट रेप्टाइल्स जो लैंड पे प्रेजेंट है वो नहीं कर पाएंगे। कब होगा इनके अंदर? जब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब उनके लिए एक वो कंडीशन हो जाती है कि अब नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अदरवाइज लंग्स डेवलप है उनके अंदर। फिर हम हो गए, तो हम तो स्किन से, या बर्ड्स हो गए, तो स्किन से बिल्कुल भी जो है गैस का एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई। अब मैं बात कर लेती हूँ प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। देखो, रेस्पिरेशन जब भी होता है ना, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का ही इनटेक करेंगे। विदाउट ऑक्सीजन नो वन कैन सर्वाइव। देयर आर सम एक्सेप्शन, जो भाई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जिनको सर्वाइव करना है, तो वो क्या करते हैं, फिर एनारोब्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर आप देखो नोस्ट्रिल्स वगैरह कुछ है नहीं, तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे? ये यहाँ पे इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटास प्रेजेंट होते, दे आर द स्टोमेटा, है ना। अब स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है और CO2 को एक्सक्रीट किया जा रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला जाता है इसको। तो थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ये हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई रेस्पिरेशन किस में किस तरीके से होता है, प्लांट्स और प्रिमिटिव्स के अंदर। अब रेस्पिरेशन के टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो मेजरली जो है हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। लेकिन अब ये रेस्पिरेशन है क्या? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है? सो इट इज अ ब्रेक डाउन। इसके अंदर क्या है? ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। सो बेसिकली इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती। क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलेगी, और ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कौन सा मेटाबॉलिज्म है ये? इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है ये। तो वी हैव ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाना है, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया किसमें? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 plus 6 molecules of O2, 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of O2 plus 6 molecules of H2O, and there is a energy जो कि है 686 किलो कैलोरी, और यही एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। यही एनर्जी हमें क्या मिलती है? रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये कब हो रहा है? देखो,
के अंदर मैंने एक चीज नहीं लिखी, मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया, मैं इसके साथ इसके टाइप्स भी बताऊंगी। मैंने आपको बोला ब्रेक डाउन होता है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट, अगर ब्रेक डाउन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो हमें यही मिलेगा। तो ये कौन सा टाइप हो गया? दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा, मैं कह रही हूं मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और इसका ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे ये नहीं मिले, क्योंकि ये तो मुझे जब मिलेंगे जब कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है टू, और सॉरी यहाँ पे ना ये जो O2 है ना ये नहीं निकलेगी, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है ना, और ये इसको हम कहते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, O2 यहाँ पे लिखनी थी। नाउ अब हम कह रहे हैं कि C6H12O6 का ब्रेक डाउन करवाना हमें। ठीक है, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट है। कब? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, मींस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, और उसे हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन नहीं लिखूंगी, तो क्या प्रोडक्ट ये बनेंगे? नहीं, अब प्रोडक्ट ये नहीं बनेंगे। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? C2H5OH, एथेनॉल। ठीक है, इसे हम कहते हैं एथेनॉल, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो इथेनॉल। इथेनॉल का आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी बता दिया है, इथेनॉल। C2H5OH, C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं CO2 के, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए CO2 के, प्लस अब इसके अंदर 56 किलो कैलोरी फॉर्मेशन होता है। तो आप डिफरेंस भी देख सकते हो, एक तो प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंस, दूसरा कैलोरीज के अंदर। एनर्जी जो होती है वो हमें, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होता है उसमें एनर्जी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, और इस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे anaerobic respiration. This is known as anaerobic respiration. ठीक है, ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। वापस से हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। पहला हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चल रही है। दूसरा रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होने वाला, एंड इट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और ये है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला। इसके अंदर क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या बन रहे? CO2 प्लस H2O, प्लस एनर्जी कितनी मिल रही है? 686 किलो कैलोरी, है ना।
और इसके अंदर आप देखेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे एथेनॉल प्लस CO2 बनता है और 56 किलो कैलोरी ही मिलती है। ठीक है, चलो हो गया ये। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या कंडीशन ऐसी नहीं आ सकती जिसके अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑक्सीजन लेस अमाउंट में है, यहाँ तो फुल अमाउंट में और यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, एब्सेंट है। तो क्या कहीं डेफिशिएंसी वाली कंडीशन नहीं हो सकती जहां ऑक्सीजन की कमी हो? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, है लेकिन कम प्रेजेंट हो सकती है, तो मिड में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होने वाला रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर देखो C6H12O6 तो बन रहा है, प्लस मैं कह रही हूँ O2 भी है बट लेस अमाउंट के अंदर है। तो वो क्या बनाता है एक्चुअली, इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, वापस लिख देते हैं इसको। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मैस्कुलर टायर्डनेस का काम होता है। तो क्या जब हम काम ज्यादा करने लग जाते हैं तो मसल्स के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो वहां क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। देयर इज अ कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई मतलब अब वहां पे प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर जो है हमें ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ये नहीं मिल पाई तो वहां पे जो सेल्स हैं उनके अंदर थकान होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि एनर्जी मिल नहीं रही है ना प्रॉपर, और हमें मसल्स के अंदर मस्कुलर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फटीग जिसे हम कहते हैं इन मसल्स, उसको डिनोट करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के टाइप्स है। आई होप आप लोगों को आ गया होगा ये समझ में। अब मैं देखो अब थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जो हम एक्चुअली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ने वाले उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सो दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ, है ना, ये है नोस्ट्रिल्स, यहां से हम ये कैविटी मानते हैं और यहां से भी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। नाउ ये क्या है, नेजल कैविटी, दिस इज द नेजल कैविटी, और इसके अंदर ये छोटे छोटे नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज दिस, नेजल कैविटी। है ना, ये क्या है, नोस्ट्रिल्स, ये है नोस्ट्रिल्स। ये क्या है, आपका बक्कल कैविटी। अब देखो नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है ये, जैसे ये थ्रोट स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, ये क्या है, मैं इसको कह रही हूँ साउंड बॉक्स। लेरिंग्स इज प्रेजेंट हियर, लेरिंग्स इज प्रेजेंट हियर। क्या है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स।
तो फेरिंग्स कहाँ है? दिस पोर्शन, कौन कौन सा पोर्शन? दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स। तो अब फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। जो नेजल कैविटी के एंड में होता है, ये इतना पोर्शन, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ, दिस पोर्शन है ना, और है किसका? फेरिंग्स का ही पार्ट है। इसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। दूसरा पोर्शन, कौन सा लाइट शेड ले? यस, ये वाला पोर्शन। क्या हुआ? यस, दिस पोर्शन जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ठीक है। और जो हमारी बक्कल कैविटी के एंड में पीछे की तरफ प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। और ये लास्ट वाला, ये जो पोर्शन है आपको नजर आ रहा है, जिसे मैंने फेरिंग्स लिख दिया है, जो आपका यहाँ से कनेक्टेड है, जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ग्रीन कलर से डिनोट कर रही हूँ, और लैरिंग से कनेक्ट है, ये इसे हम कहेंगे लैरिंगो फेरिंग्स। लैरिंगो फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स भी आते हैं। फिर है साउंड बॉक्स, फिर ये कंप्लीट जिसे हम कहेंगे ट्रेकिया। ये क्या चल रहा है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर 16 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है? ट्रेकिया को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाती है। फिर ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स के अंदर। ये है ब्रोंकियोल्स। व्हाट इज दिस? दीज आर ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। फिर फर्दर, सॉरी, दिस इज द ब्रोंकस, नॉट ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होता है। अब ब्रोंकस जो है फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो आप देखेंगे अब डायमीटर में कम हो जाएगी, ठीक है, इससे हल्का सा रिड्यूस्ड डायमीटर चलेगा, इसका पतली हो गई। तो ये क्या है? ब्रोंकियोल्स, है ना। ये फर्दर ब्रोंकियोल्स, ये भी फर्दर ब्रोंकियोल्स, और फाइनल में ये जाके बहुत ही फाइन लाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है। दीज आर कैपिलरीज, और फिर वो अंदर जाके एल्वियोलाइज के अंदर ऊपर हो जाती। ये क्या है? एल्वियोलाइज, एयर सैक जिन्हें कहते हैं। दिस इज एल्वियोलाई। ये है आपका ब्रोंकस, फिर है ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, और फिर ये कैपिलरी। इस तरीके से डिवीजन होता है। तो और फिर ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना, इधर मैं आपको लंग बना के दिखा देती हूँ। ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारा का सारा किसके अंदर? लंग्स के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। एक बार हम इसको थोड़ा लाइन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रेकिया, हमारे पास ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेक इसमें डिवाइड हो रहा है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर, या ब्रोंकाई। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंकाई जो होता है प्लूरल फॉर्म है। फिर ये किसके अंदर डिवाइड हो रही है? ये भी लेफ्ट और राइट ब्रोंकियोल्स।
ब्रोंक्यूल्स, ये हो गई प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर आती है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर आ जाएगी टर्शरी, ठीक है, और फाइनली कैपिलरी, कैपिलरीज के अंदर। तो हम अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर। अब ब्रोंकस जो है फर्दर डिवाइड हो रही है आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये मैंने बना दिए प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ जो है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। नाउ दिस इज द टर्शरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल फाइनली और फाइन लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, और भी फाइन लाइन, और एंड में जाके ये एल्वियोलाइज के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोलाई। सो दिस इज द ट्रेकिया, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये ब्रोंकस हो गए। फिर ये है ब्रोंकियो, ये है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ये है टर्शरी ब्रोंक्यूल, ये है कैपिलरी। क्लियर, इस तरीके से होता है। और एंड में जाके हमें क्या मिलेगा, लंग जो है वो आपको, लंग तो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ये है लंग्स। तो दोनों लंग्स बना देते हैं अपन, ये लंग, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम, ये डायफ्राम है जो रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया, आप देखेंगे लंग्स के दो अलग अलग शेप बनाए। तो कौन सा लंग छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपके लिए होमवर्क है कि विच लंग इज स्मॉल एंड विच लंग इज बिग, व्हाई, क्यों होता है। तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजी भी समझेंगे और इसको हम कंप्लीट करते। ओके देन, बाय बाय ऑल।